कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। हामिद मीर साहब, आज आपको आज़ादी सहाफ़त सलब होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि आज मुल्क में बिला जवाज किसी को रियासती इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं है। हामिद मीर साहब, आप कैसे सहाफ़ी हैं? आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। ये आवाज़ें आ रही हैं उन मखसूस सहाफ़ती हलकों से, ये जो अजमल कसाब साहब की, कि हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर हामिद मीर बता रहे हैं कि भाई हम खुलकर बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको गोली मारी थी और कौन जनरल रानी थी। अब यहाँ पर बात यह है कि मैं नाम बोल रहा हूँ, लेकिन है ऐसा कि आईएसआई चीफ था या फिर आईएसआई में डेप्यूटी चीफ था कोई बंदा। पाकिस्तान की बात अगर आप गूगल या यूट्यूब करोगे तो आपको मिल जाएगा कि जनरल रानी और ये सब कुछ। अब उसका कहीं बार अफेयर चल रहा था, तो वो जो अफेयर चल रहा था उस महिला का नाम जनरल रानी था। और उसके बाद जब उसकी पत्नी को पता चल गया तो उसने पकड़ा उसको और गोली मारी एकदम पिछवाड़े पर। यहाँ पर यही बात हो रही है, लेकिन हामिद मीर एक लेवल से खुल के नहीं बोल सकता, इसलिए यहाँ पर वो नहीं बोल रहा है। अदरवाइज सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत सारी अजीब अजीब है। हामिद मीर एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, उस पर भी कई सारे अटैक हो चुके हैं, लेकिन वो भाई साहब किसी भी तरीके से बच जाता है। हालांकि हर पत्रकार पाकिस्तान में, हर जर्नलिस्ट का ये भाग्य नहीं है कि वो हर सिचुएशन में बच जाए। कई सारे पाकिस्तानी है जो बाहर चले जाते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन वहां पर भी उनको ढूंढकर मार दिया जाता है। तो यही फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकल रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ। तुम कोई नामालूम नहीं हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। कल बहुत शोर सुनाई दे रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। आपने भी सुना होगा, कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है रोज की बुनियाद पर। इसी तरह अब कुछ सहाफती हलकों से भी आवाजें निकल रही हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मुझे पकड़ लो, आओ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। ये आवाजें आ रही हैं उन मखसूस सहाफती हलकों से जिन पर पिछली हुकूमतें बहुत मेहरबान रही। इनमें एक नाम है हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब आजकल आए रोज क्या करते हैं जी, वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, और उसी गिरफ्तारी की दावत देते हुए हामिद मीर ने एक और वीडियो बनाई है। पहले आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, फिर आगे जाके मजीद बात करती हूँ। रजा, ये जरा क्लिप चलाइएगा हामिद मीर साहब का। और हामिद मीर साहब, आप इतनी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, अगर एक वीडियो आप मजीद बना लें और अपने उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग लें जिनकी बुनियाद बनाकर जियो ने मुल्क के हसास इदारे के खिलाफ जहर उगला, तो बड़ी मेहरबानी ना होगी आपकी। हामिद मीर साहब, आज आपको आज़ादी सहाफ़त सलब होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि आज मुल्क में बिला जवाज किसी को रियासती इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं है। हामिद मीर साहब, आप कैसे सहाफ़ी हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, जो हर सियासतदान के फेवरेट रहे हैं। सियासतदान का फेवरेट होना क्या अच्छे सहाफ़ी होने की डेफिनेशन है, या वो सहाफ़ी अच्छा सहाफ़ी है जिसको हर सियासतदान चौक में चौराहे में बैठ के गालियां निकाल रहा हो कि कल मुझे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया? ये सवाल मैं अवाम से पूछती हूँ कि क्या ये बहुत बड़ा सहाफ़ी है जो हर सियासतदान की गुड बुक्स में है, यानी फेवरेट है? हाँ, हर सियासतदान आप पर मेहरबान रहा। कैसे, पूछ सकती हूँ मीर साहब? जरदारी साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब, दोनों आपको बहुत पसंद करते हैं, क्यों, वजह बताएंगे आप? मुल्क में क्या सिर्फ आप ही एक सहाफ़ी हैं, या फिर आपके वो जो हम ख्याल सहाफ़ी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया फरोख्त करते रहे, अपना ज़मीर बेच के, कलम बेच के, वो सहाफ़ी हैं?
जरा अपनी नजर को वसी करें हामिद मीर साहब, तो अंदाजा होगा कि इस मुल्क में और भी सहाफती इदारे हैं, मजीद कई सहाफ़ी हैं जो इस वक्त हम देखते हैं कि नजरअंदाज किए जाते रहे, तब से नजरअंदाज हो रहे हैं जब आप और आप जैसे चंद सहाफ़ी जो है वो हुकूमतों के चहीते हुआ करते थे। अब आपको लिटरली नजर आ रहा है कि अब आप चहीते नहीं है ना, एक्चुअली आपके वो मसले जो हैं वो सर उठाना शुरू हो गए, फिर हिसाब किताब के खाते खुलने वाले हैं जो आपको चैन की नींद नहीं लेने दे रहे। और आप जिस चैनल में काम करते हैं उसको करोड़ों के इश्तिहारात नवाज शरीफ साहब अता करते रहे थे। और दूसरी बात रही, अगर मैं आगे जाके बात करूं, दूसरी बात ये जो अजमल कसाब साहब की बात है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। ये जो अजमल कसाब साहब की, कि हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। आजकल बहुत शोर सुनाई दे रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आपने भी सुना होगा। कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है रोज़ की बुनियाद पर, क्योंकि शायद इस मुल्क में जमहूरियत दो ख़ानदानों के गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर मोहल्ले के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो क्या कहते हैं, समझ जाओ कि थानेदार ईमानदार आ चुका है। इसलिए शायद आज ये मुत्तहदा अपोजिशन जमहूरियत को ख़तरा, ये जिस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इनकी हकीकत यकीन जानिए सिर्फ इतनी है कि जो लोग इक़्तिदार पर 10 साल बुराजमान रहे, अवाम के, मुल्क के सियासत के मालिक रहे, हाकिम रहे, असल में अब उनका हिसाब हो रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि उस पैसे के बारे में पूछा जा रहा है जो मेरा है, आपका है। आज मुल्की मईशत पर वावेला मचाने वाले शायद ये भूल चुके हैं कि मुल्क पर 30,000 अरब कर्ज चढ़ाने के जिम्मेदार आखिर कौन है। ये खुद हैं जो वावेला मचा रहे हैं। आज मुल्की मईशत की तबाही का रोना रोने वाले ये यकीनन भूल बैठे हैं कि अगर इनके लंदन में, दुबई में बड़े बड़े महलात ना बनते, अगर जाली अकाउंट्स में कौम का पैसा ना होता, तो ना इस मुल्क पर कोई कर्जा होता, ना इस मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पे जा पहुंचती। 10 साल हुकूमत करने वाले, फ्रेंडली ऑपोजिशन कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, फ्रेंडली ऑपोजिशन करने वाले एक हुकूमत में, दूसरा फ्रेंडली ऑपोजिशन में, फिर दूसरे की बारी वो हुकूमत में और पहले वाला फ्रेंडली ऑपोजिशन में। समझ जाएं कि वजह अवाम नहीं, वजह तुसी नहीं हो, वजह मैं नहीं हूं, वजह इनके मुकद्दिमात हैं। तो आप फरमाएं शेख साहब कि ये जो लद्दाख वाला मामला है, क्या सूरत हाल आप देखते हैं? देखिए, इसका आपको माजी का जो तारीख है इसकी, उसको देखना ज़रूरी है। जिस दिन हिंदुस्तान ने कहा कि लद्दाख को हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, उसी दिन उन्होंने एहतजाज किया था चीन ने। उसके बाद ये मामला बढ़ता रहा है। तो इसमें अभी जो बातचीत हो रही है उससे महसूस तो ये होता है कि अब उन्होंने जो अग्रीमेंट की है कि डी एस्केलेशन होगी, कुछ जो फोर्सेस हैं वो वापस जाएंगी, कुछ जो टेंट्स वगैरह लगे हैं वो वापस जाएंगे और एक न्यूट्रल सा जोन बनेगा। और चीन इसके लिए तैयार है। वो कहता है कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोलेबल है और हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमें किसी तीसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हम बातचीत के साथ, हमारी मिलिट्री मैकेनिज़म्स भी हैं, डिप्लोमेटिक मैकेनिज़म भी हैं, पॉलिटिकल मैकेनिज़म्स भी हैं, उनके साथ हम इनको सेटल करेंगे। कल कि उनका जो मीडिया है उसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब जाहिर है कि अब उनकी 100 से ज़्यादा चैनल हैं, उनको पूरी को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो उनका प्रो मोदी मीडिया है और अगेंस्ट मोदी मीडिया है, दोनों को हम मॉनिटर कर रहे हैं। जो खास चैनल हैं, मोदी की अभी तक पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है, क्योंकि उसके कम होने का इम्कान बहुत कम है। चीन के साथ अब उनको ये देखना है कि चीन के साथ जो रिश्ता है और जिसमें बिगाड़ आया है, उस बिगाड़ की वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात कितने बढ़ाने हैं या किस हद तक कोशिश करनी है कि एक आज़ाद पॉलिसी भी हिंदुस्तान रख सके। इस वक्त उनको ये फिक्र है कि हमारी दिफाई सलाहियतें जो है वो बढ़ें, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने राफेल पे ख़ास जोर रखा है। S-400 जो रूस से ख़रीद रहे हैं उस पर जोर रखा है, और ये जोर रखा है अमेरिका पे कि हम S-400 ख़रीद रहे हैं, ये हमारी एंटी मिसाइल डिफेंस होगी और आप इसकी वजह से हम पे सैंक्शंस लगाने की कोशिश न करें। तो मोदी अपनी गेम्स खेल रहा है, और उस गेम में पहली चीज़ ये है कि अंदरूनी सूरत हाल को
कंट्रोल कर सके। अपने फ़ौज के अंदर जो है छोटे को बहुत छोटे बड़े का तमीज़ जो ज़ात के हवाले से, और दूसरा जो है उनके मुल्क के अंदर मुसलमान सिख ईसाई सारे मुस्तरिब हैं। तो आप फरमाइए ऐसी सूरत हाल में वो मोदी साहब अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर सकेंगे? ये ऐसा ही होता है दुनिया में। जी मिर्ज़ा साहब, ऐसा है कि जो नजमुद्दीन ने जो कुछ कहा है अब तक, मैं नहीं समझता कि उसमें मज़ीद कोई इजाफा किया जा सकता है। यानी आज की जो सिचुएशन है लद्दाख में या इंडिया और चीन की जो स्टैंड ऑफ है उसके हवाले से तो पूरा इहाता किया जा चुका है। अब दुनिया को हक़ाइक़ का इल्म है, और लेकिन दुनिया में एट द सेम टाइम ये भी बात है कि इंडिया और चीन का जो तसादम का एक घनावना सीन है उस पर भी दुनिया कंसर्न होगी या अलार्म होगा। हम खुद अलार्म हैं उस पर, लेकिन अब सिर्फ अलार्म तक सिचुएशन लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। हमें मुहतात होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीन के साथ तो यानी आर्जी अमन या जो है एक पॉज, स्ट्रेटेजिक पॉज ले लेगा, लेकिन हमारे लिए वो सिचुएशन और गंभीर बनाने का इरादा रखता है यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि देखिए, मोदी का तो हर एक को पता है कि वो शतरंज की चाल चलने का माहिर है, चाणक्य का शागिर्द है और माहिर है चालें चलने में, शय करता है, मात देता है। बदकिस्मती ये है कि उसका जवाब देने के लिए ना पुरानी क़यादत थी और ना आज की क़यादत है। जो जवाब आना चाहिए, मैं देखता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में हमारी तरफ से मुकम्मल सकूत है, खामोशी है। तो भाई ये तो आपका और चाइना का अंडरस्टैंडिंग है ना जी। देखिए, ये मैं नहीं समझता अंडरस्टैंडिंग है। उस वक्त भी 62 में भी यही बात थी। अगर ये आप कह रहे हैं चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया को तो नहीं पता। तो ये है कि हमें और यकीनन मैं भी ये समझता हूं कि हम पूरी तरह चाइना के साथ राब्ते में हैं, लेकिन बात ये है कि इस सारी जो कोऑर्डिनेशन है या समझ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है, उसको प्रोजेक्ट करने का भी एक तरीका। हाँ, ये ठीक बात है। लेकिन मैं ये सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, फिर मैं नजमुद्दीन शेख साहब की तरफ जाऊँगा। मैं ये करना चाहता हूँ कि देखिए, जब इमरान खान गए थे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको ये कहा गया था कि भाई क्योंकि आप माशी तौर पर कमज़ोर हैं, आप अगर यहाँ पर लड़ेंगे तो आपको ठीक नहीं है, हमें टाइम दे दें, जब एक बड़ा प्रॉपर टाइम पर हम ये काम आप कर देंगे। 370 के आप भी खिलाफ हैं, 370 के हम भी खिलाफ। हमारा जो मुआहदा था चीन के साथ टेरिटोरियल बाउंड्रीज के सिलसिले में, उसमें एक आर्टिकल 6 है, जिस आर्टिकल 6 में लिखा गया है कि ये अग्रीमेंट हमारी जो है, ये अग्रीमेंट रहेगी अगर कश्मीर का मसला हल होते में ये इलाका पाकिस्तान को मिलता है। अगर ये पाकिस्तान को नहीं मिलता है तो फिर इसको हम रीनिगोशिएट करेंगे। ये हमारी जो अग्रीमेंट है टेरिटोरियल बाउंड्रीज के सिलसिले में, इसका ये आर्टिकल 6 है। ये आपको याद रखना चाहिए। चाइना इज अ सोशलिस्ट कंट्री, इट इज नॉट गोइंग टू बिकम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनकी सिस्टम चेंज नहीं होगी, हम एक सोशलिस्ट कंट्री रहेंगे, क्योंकि ये चीनी अवाम की ख्वाहिश है और हम उस ख्वाहिश पे पूरे उतरेंगे। बात ये है, हमारा चैलेंज क्या है? देखिए, ये चीजें तो वो प्लान करने वालों का काम है, मेरा और आपका काम। ठीक है, सॉरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जोग्राफियाई जियोपॉलिटिकल लोकेशन का मुकम्मल अदराक होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हम हर तरफ से मुंसलिक हैं दुनिया के साथ। कोई भी इंडिया की चाल होगी उसको हम रोक सकते हैं। बदकिस्मती जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि वो चालें चल रहा है और हमारी तरफ से सकूत है, खामोशी है। ये क्या बात है? ये इसका राज क्या है? समझता कि ये स्ट्रेटेजिक पॉज है हमारी तरफ से। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, आपका इतना एक्सपीरियंस है दोनों हजरात का, और आपका ज़्यादा इस लिहाज से भी कि आप वजीर भी रहे, तो मुझे ये बताइए कि ये क्या वजह क्या है, हमारा इतना साइलेंस क्यों है? जी, उसकी वजह यह है कि अंदर से प्रेशर हुकूमत पे बहुत है। इमरान खान चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो उसके साथ वो इंडिया अपने वैसे इलाकाई तौर पे घिरा हुआ है, ये अपने लोगों से घिरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ इमरान खान जाती तौर पर वल्चर से घिरा हुआ है, उसकी टीम में कोई बंदा नहीं है। वल्चर ठीक है, बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया। गिद्ध हैं,
कोई नहीं है। वो आप देखिए, जो गिद्धों कुछ के फंसा हुआ है। रोज एक स्कैंडल होता है, हर रोज एक स्कैंडल होता है। दोनों हजरात का, नजमुद्दीन शेख साहब का और आपका शुक्रिया अदा। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, ये खतरे में रहता है हर सूरत में। इंडिया के साथ ताल्लुकात हर कीमत बची जानी। आपको पता है कि जो मीसाक जमहूरियत है उसकी 17वीं शिक में क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? हर सूरत में, ये मैं ठीक अल्फाज आपको बता रहा हूं, विदाउट एनी प्रेजुडिस, इसका तर्जुमा होगा हर सूरत में अफगानिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे। अब पाकिस्तान ऐसी चीज है कि ये दुनिया का धड़ है 100 मुल्कों का जी। ये सर चीन है, ये पाकिस्तान गर्दन है जहां से चीन ने गुजर के जाना है। ये गर्दन काट दी जाए, ये गर्दन डिस्टर्ब कर दी जाए, ये गर्दन डिफॉल्ट कर दिया, ये गर्दन में अमेरिका बैठा हुआ, ये सब कुछ खत्म। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान हमेशा साजिशों का शिकार रहता है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के खिलाफ इतनी साजिश किसने कर ली। अमेरिका के खिलाफ होती है, यूके फ्रांस के खिलाफ होती है, चाइना के खिलाफ होती है। मतलब जो कंट्री स्ट्रॉन्ग बनता है तो दूसरा जो राइवल कंट्री है या फिर रशिया के खिलाफ होती है, तो जो राइवल कंट्री जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आपको नीचे गिराने की ट्राई करता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है किसी भी कंट्री के लिए या फिर खतरा बना है, सिर्फ इंडिया को अगर छोड़ दीजिए। लेकिन जब कभी भी आप देखो पाकिस्तानी मीडिया में यही डिस्कस होता है कि भाई अमेरिका आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, यूके, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा रशिया, उसके अलावा इजराइल, और कई बार तो ये भी बात हो जाती है कि भाई चाइना की भी इतने हम फेवर करते हैं, चाइना भी हमारे खिलाफ साजिश करता है। हालांकि इंडिया तो हमेशा करता है, रॉ, मोदी, मोसाद, ये सारे करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी 1-2 साल ऐसे नहीं आते पाकिस्तान की जो हिस्ट्री चल रही है उसमें 1-2 साल कभी भी ऐसे नहीं आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं बस ये 2 साल हमारे लिए बहुत अच्छे थे, गोल्डन पीरियड था। हमेशा उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश करता रहता है और इस्लाम खतरे में आता रहता है। यहाँ पर यही बात हो रही है, तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, ये खतरे में रहता है, जिसका नवाज शरीफ साहब को तो एहसास नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो अपनी जिद में हैं, सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर तो नवाज शरीफ ही है कि भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात हर कीमत बची जानी। आपको पता है कि जो मीसाक जमहूरियत है उसकी 17वीं शिक में क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? हर सूरत में, ये मैं ठीक अल्फाज आपको बता रहा हूं, विदाउट एनी प्रेजुडिस, इसका तर्जुमा होगा हर सूरत में अफगानिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे, हर सूरत में। यानी वो वहां बम धमाके कर रहे हैं जैसे आज कराची में हुआ है। जी, कराची में वैसे कुछ जैसे कल वजीरिस्तान में हमारे 10 जवान और अफसर शहीद हुए हैं जी। ठीक है, यानी वो हमें कत्ल करते रहे, इसके बावजूद ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे। जो पहली मीटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नवाज शरीफ साहब की हुई थी, उन्होंने उनसे ये कहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया से हर हाल में ताल्लुकात ठीक करने। चीन का था, चीन ने असल में हुआ ये था कि चीन ने पूरी दुनिया के साथ एग्रीमेंट किए थे 100 कंट्रीज के साथ कि हम आपको ट्रेन बिछा के देंगे, हम ये करके देंगे, वो करके। ट्रेन तो दुनिया की बेहतरीन ट्रेन है, सही ठीक। दूसरा उन्होंने पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ऐसी चीज है कि ये दुनिया का धड़ है 100 मुल्कों का जी। ये सर चीन है, ये पाकिस्तान गर्दन है जहां से चीन ने गुजर के जाना है। ये गर्दन काट दी जाए, ये गर्दन डिस्टर्ब कर दी जाए, ये गर्दन डिफॉल्ट कर दिया, ये गर्दन में अमेरिका बैठा हुआ, ये सब कुछ खत्म। बिल्कुल। तो असल मसला यह है कि यूक्रेन में तो रूस ने अपने आप को, क्रीमिया में उसने अपने आप को तो सेव कर लिया, सही, उसने क्रीमिया पे कब्जा किया, रेफरेंडम कराया, अब उसने यूक्रेन पे भी कब्जा कर लिया, वहां पर अब माने जाते। ये रह गया था इशू। यहां पर सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने CPEC के बारे में शुरू से मैंने आज से कुछ तकरीबन 1.5 साल पहले से बात करनी शुरू की थी कि जोग्राफी के 2 बड़े कैदी हैं आज के दौर के, एक पाकिस्तान और एक यूक्रेन। अच्छा। और मैंने कहा था कि यूक्रेन सबसे पहले शिकार होगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान आएगा। अच्छा, मतलब यूक्रेन हो चुका है, पाकिस्तान मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि 22 प्लांट ऐसे हैं जो चीनी जिसको चला रहे हैं, जिससे तो वहाँ को उनकी पेमेंट नहीं हो सकी बहुत अरसे से, जो सर्कुलर डेट की वजह से। तो उनको वो क्लोज, वो कह रहे थे कि चलो कर्जा है तो हम चलाते जाते हैं, कोयला जहर बाहर से आता है, बाकी चीज़ें आती हैं हमको चलाते हैं, वो भी बंद कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात आप लोड शेडिंग तो हो रही है, आपको देख रहे हैं। तो जिसे कहते हैं शैडोज शामिल है। चीन यहाँ से निकल नहीं चाहता, अमेरिका यहाँ से जाना नहीं चाहिए। क्या भारत की भी वही अहमियत है जो पाकिस्तान की है? देखें, चीन के लिए तो भारत की अहमियत वो नहीं है। अच्छा। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी इंडिया, अमेरिका के लिए भी भारत की अहमियत। देखें, अमेरिका अगर भारत में बैठा है और पाकिस्तान में चीन बैठा है तो जहन्नम में जाए, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। चाइना के खिलाफ जो इश्तिहारी मुहिम चल रही है, सवाल यह है कि चलाने वाले कौन है और मकसद क्या है?
देखिए कि व्लॉगर हैं ईसा नकवी, सबसे पहले उन्होंने इंकशाफ किया, उनके प्रोग्राम है वो काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके प्रोग्राम फॉरेन रिलेशंस पे ज़्यादातर पकड़ते हैं जी। अपना एक इश्तार चलना शुरू हो गया चीन के खिलाफ कि चीनी जो हैं वो बड़ा मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं वहाँ सिंकियांग में, और जनाब मजहबी आज़ादियाँ नहीं हैं और इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, और बलूचिस्तान में चीनी कंपनियाँ बड़ा जुल्म कर रही हैं। बलूचिस्तान में? जी जी। ये अब मुहिम किसकी है? लेकिन इश्तहार देने वाले का तो कोई पता नहीं होता ना कौन दे रहा। 2-2, 3-3 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज है, 2-2, 3-3 मिनट की, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो ये पाकिस्तान में रूसी ज़ुबान में भी हैं, उर्दू ज़ुबान में भी हैं, अरबी ज़ुबान में, ज़ाहिर और ज़ुबानों में भी होगी जो अब तक मालूम हो सका। चीन में देखिए ना जी, चीनी अभी कराची यूनिवर्सिटी में वाक़या हुआ, 7 महीने वहाँ डैम पे काम बंद रहा जी। इंटरकॉन्टिनेंटल पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के ऊपर भी हुआ हमला हुआ। इससे पहले भी चीनियों पे हमले होते रहे हैं। मकसद ये है कि कन्फ्यूशियस सेंटर बंद हो गया है, उसका इसके अलावा 4 से 5 सेंटर थे, वो बंद हो चीनी गए। जुबान सीखना चाहते हैं ऑब्वियसली। चाइना कैनॉट कम्पीट विद इंडिया। चाइना के पास ना वो नेवल कैपेबिलिटी है और ना ही जो है वो मल्टी डिविजनल फोर्स कैपेबिलिटी है। चाइना का बेसिकली जो मैं तब से पढ़ रहा था कि चाइना का कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है बेचारों का। जिंदगी में कभी उन्होंने कहीं किसी भी साथ भी वार नहीं करी। उनके साथ जापान ने जो किया, जापान जो है मतलब ऐसे रौनता हुआ उनको गुजर गया था। हैरान कुन, मतलब आप समझें कि आज एक तारीखी दिन है, एक तारीखी दिन है। दैट द पर्पस ऑफ स्क्वाड इज टू टारगेट बीजिंग, कि आप बीजिंग के खिलाफ एक क्वाड बनाए। तो इंडिया में जो असल मैसेज गया वो चाइना को चला गया तिब्बत के हवाले से। चाइना का जो राइज है इकोनॉमिक, वो जो है इट्स लाइक अ बबल, और वो जो है सस्टेनेबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर मान लीजिए कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ होता भी है, आने वाले दिनों में लड़ाई या बड़ाई या कुछ होती भी है, तो भी चाइना के लिए दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि चाइना के पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, अगर पिछले 20, 30, 40 सालों का अगर आप काउंट करो। जबकि इंडिया के पास हर समय ये एक एडवांटेज रहता है कि वो हर समय तैयार रहता है पाकिस्तान के साथ लड़ाई में। हालांकि अब जो है वो इंडिया तैयार है चाइना के फ्रंट को भी लेकर, लेकिन इंडिया कहने का मतलब यह है कि इंडिया हमेशा तैयार रहता है इस सिचुएशन को लेकर, और ये चीज़ इंडिया के बेनिफिट में जाती है अगर इंडिया और चाइना का यहाँ पर झगड़ा होता है, या फिर कहे कि अब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, जंग होती है। तो सिचुएशन हर समय में, ऊपर से अगर आप नेवल काउंट करो या फिर आप काउंट करो कि इंडिया की जियो लोकेशन क्या है, और चाइना का अगर देखो, चाइना के आसपास के पड़ोसियों के साथ अगर रिलेशन देखो, और इंडिया के आसपास के वाले इंडिया के रिलेशन देखो, तो आपको साफ साफ डिफरेंस से पता चलेगा कि पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो फेवर में जाती है इंडिया के। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारत के साथ क्लैश हो रहा है लद्दाख के अंदर, तो वो कर रहे हैं, और वो अपने पेरिफेरी के ऊपर बहुत सारी जगहों पे छोटे मोटे ऑपरेशंस करते रहते हैं, बट वो सारे टैक्टिकल लेवल इश्यूज हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है इस वक्त जो होनी चाहिए, थ्रेट वेदर इन द हिमालयस और इन द इंडियन ओशन। चाइना कैनॉट कम्पीट विद इंडिया। चाइना के पास ना वो नेवल कैपेबिलिटी है और ना ही जो है वो मल्टी डिविजनल फोर्स कैपेबिलिटी है। चाइना का बेसिकली जो मैं तब से पढ़ रहा था कि चाइना का कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है बेचारों का। जिंदगी में कभी उन्होंने कहीं किसी भी साथ भी वार नहीं करी। उनके साथ जापान ने जो किया, जापान जो है मतलब ऐसे रौनता हुआ उनको गुजर गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और हालत ये थी कि जापान के पास कोई जेल नहीं थी, ना चाइनीज ने कभी कोई जेल बनाई थी। जेल होती तो जापानी भी वहाँ रह लगते। तो करते ये थे कि चाइनीज को पकड़ते थे और उनको दरख्त के साथ लटका के उसके कील ठोक देते थे हाथ में, और वो आगे निकल जाते थे, भाई उनकी जेल में ही लटक के मर जाते थे। अमेरिका का इस वक्त कोई और कंसर्न नहीं है, कोई और प्रोजेक्ट नहीं है, कोई और जंग नहीं है, सिवाय एक प्रोजेक्ट के, सिवाय एक जंग के, और वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो 20 घंटे के लिए नई दिल्ली आए, तो उन्होंने ये मुलाकात की। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई अजीत डोभाल के साथ, और उनकी मुलाकात हुई जयशंकर के साथ जो उनके वजीर खारजा हैं, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई वजीर आजम मोदी से, और उसके बाद वो चले गए। अच्छा, जो अजीत डोभाल से मुलाकात हुई
वो 1 घंटे की मुलाकात में क्वाड, अफगानिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज, ये इश्यूज क्या डिस्कस, ठीक है, बस अब इलाके के ऊपर ही। दूसरी जो बात हुई वो हुई कि जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई, और जयशंकर से जो मुलाकात हुई उससे पहले मैं आपको उनका एक हैरान कुन, मतलब आप समझेंगे आज एक तारीखी दिन है, एक तारीखी दिन है, दैट द पर्पस ऑफ क्वाड इज टू टारगेट बीजिंग, कि आप बीजिंग के खिलाफ ही क्वाड बनाए। तो इंडिया में जो असल मैसेज गया वो चाइना को चला गया तिब्बत के हवाले से। सही, ठीक। तिब्बत के जो नुमाइंदे हैं वो उन्होंने मुलाकात की। इंडिया को अगर उन्होंने इस तरह से बात इंडिया से की है तो सारा का सारा ताज उठा के पाकिस्तान के सर पे रख दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होने जा रहा। अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान पे बढ़ेगा। देखें, चीन जो है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा था कि अमेरिका जो है वो कोई ना कोई सिस्टम रखेगा जो मैनेज करेगा अफगानिस्तान को, क्योंकि अगर जो अफगानिस्तान की जो केओस है वो पाकिस्तान में स्पिल ओवर होती है तो सीपैक कॉरिडोर को असरअंदाज होगी और वो चीन के हक में नहीं है। इस सब चीज के लिए ब्लू वाटर नेविगेशन कैपेबिलिटी की जरूरत है जो चाइनीज रेजिम के पास नहीं है, कि भाई चाइना का जो राइज है इकोनॉमिक वो जो है इट्स लाइक अ बबल, और वो जो है सस्टेनेबल नहीं है, और वो एक्चुअली चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल को ज्यादा सर्व करता है डोमेस्टिकली बजाय इसके कि वो पावर प्रोजेक्शन कर सकें। चाइना इनवर्ड लुकिंग है, और जब से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया है चाइना जो है उस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसकी जीडीपी ग्रोथ सस्टेन नहीं हो पा रही क्योंकि ग्लोबल एपेटाइट नहीं है इंपोर्ट्स का। कि हम चाइना की तरक्की को कैसे महदूद कर सकते हैं, और चाइना की तरक्की को महदूद करने के लिए दो बुनियादी मुल्क हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इसलिए अहम है कि पाकिस्तान के साथ के अंदर से सीपैक की वो बुनियादी शारक गुजरनी है जिस शारक ने चीन को बाकी सारी दुनिया से मिलाना है। कि चीन के खिलाफ अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए 3 बुनियादी मुल्क हैं जिन्होंने ये काम करना है जी। एक भारत, एक ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किसी हद तक ईरान। जब आपकी इकोनॉमी जो है पूरा मॉडल जो है वो एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट्स पे बेस्ड हो तो आप डिपेंडेंसी हो जाती है आपकी ग्लोबल जो है इकोनॉमिक हेल्थ, फाइनेंशियल वेलबीइंग की। 2008 के बाद ये हुआ है कि भाई अब वो उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहे। कि देखें, जाहिर है पिवट टू एशिया, चाइना को काउंटर करना है, लेकिन वो एक हायर लेवल का स्ट्रेटेजिक जो है ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान का रियासत का अपने पैरों पे खड़ा होना वो अमेरिका के लिए बहुत अहम है, ठीक है। और अगर चाइना उसमें मुआवनत कर रहा है तो दैट्स गुड फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अमेरिका नहीं कर पा रहा, अमेरिका करना नहीं चाहता, कर नहीं पा रहा, और बहुत सारे जो है इश्यूज हैं, पाकिस्तान के बायलैटरल प्रॉब्लम्स रहे हैं इंडिया अमेरिका के साथ, तो वो कैसे होगा। तो अब ऐसे असना में जब अमेरिका नहीं कुछ कर पा रहा तो सीपैक इज गुड, ठीक है, फ्रॉम एन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे आपने फरमाया कि भाई वो तो कॉरिडोर मिल रहा है और फिर आप अरेबियन सी और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में भी पावर प्रोजेक्शन है, तो उसमें भी एक लॉजिक है कि सबसे पहली बात ये है कि अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है वो ये है कि इस खित्ते के अंदर इतनी स्टेबलाइजेशन नहीं होगी कि चाइना जो है वो इस चीज को बरूए कार उस तरीके से ला सके जिस तरीके से वो ऑप्टिमाइज करना चाह रहा है। दूसरी बात यह है कि चाइना हैज येट टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो मल्टी डिविजनल फोर्स किसी जगह पे तैनात कर सकता है, उसने आज तक नहीं की है कहीं पे भी। उसके बाद फिर अगर आप जो है मैरिटाइम वाटर्स की बात करते हैं तो सिर्फ सीपैक नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सीमैक एज वेल जो म्यांमार से आ रहा है, और आप देखिए कि उसके बाद ये BRI, ये सीपैक, ये सारा ऑपरेशनलाइज हुआ है एज एन अल्टरनेटिव, क्योंकि इन द एंड ये चाइनीज कंपनीज हैं जो बिल्ड कर रही हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सेंट्रल एशिया में है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में, पाकिस्तान में, चाहे वो कहीं और होगा, ईरान में की बात की जा रही है। Ultimately, it's Chinese money going to Chinese companies to pay for Chinese employees, और उसका फायदा लोकल हुकूमतों को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इमदाद दी जा रही है कि जो ना लिक्विड तौर पे। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका ये है कि हम एक डाउनग्रेडेड रिलेशनशिप में चलेंगे
और भारत जो है उसको वो उठा के वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को तैयार करेंगे खित्ते की लीडरशिप देने के लिए। एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ, ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। उसमें ये नहीं है कि वो कोई अपने आप को छुपा रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वो बड़े क्लियरली कर रहे हैं कि हम चीन के खिलाफ एक तरह का जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाकाबंदी का, वो इस्तेमाल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जाहिर है कि डेफिनेटली भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है और पूरे तरीके से एलाई के तौर पे खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि इंडिया और माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन जितने भी साल रहे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशन टूट चुके हैं, लेकिन अब ये डाउनग्रेड हो चुके हैं। और जितने भी रिलेशन उनके चले उसमें पाकिस्तान ने उतना कोई बेनिफिट उठाया नहीं, ना ही खुद को स्ट्रॉन्ग किया, ना ही रिफॉर्म्स किए, ना ही इस टाइप के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिससे पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती रहे, जिससे अमेरिका को ज़रूरत पड़ती रहे पाकिस्तान की। तो आखिरकार हुआ क्या कि जैसे अमेरिका को एक बेटर ऑप्शन मिला चाइना के सामने इंडिया, तो उन्होंने सीधा पाकिस्तान को ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर पूरी की पूरी सिचुएशन इंडिया के फेवर में आ गई। और अब अमेरिका को लग रहा है कि भाई हालांकि देखिए हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है चाइना के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ या फिर टू फ्रंट के लिए, लेकिन अब अमेरिका को लग रहा है कि नहीं, इंडिया को हमें मदद करनी चाहिए। तो कई सारे एग्रीमेंट्स इंडिया और अमेरिका के बीच में ऐसे हुए जिसमें अमेरिका का वैसे डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप बेनिफिट देखो तो वो जो नुकसान है वो चाइना को पहुंचा रहा है और वही इनडायरेक्ट बेनिफिट अमेरिका का है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका ये है कि हम एक डाउनग्रेडेड रिलेशनशिप में चलेंगे और भारत जो है उसको वो उठा के वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को तैयार करेंगे खित्ते की लीडरशिप देने के लिए। हम किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो देख रहे हैं आप? देखिए, आप खुद अपने रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं, अपने चीजें खुद डिफाइन कर रहे हैं। मैं ये आप इसी तवसत रेफरेंस के साथ बात करना चाहूंगा कि चाइना में आपके पास सिर्फ ओलंपिक देखने की इनविटेशन थी, आपने उसको एक रंग देने की कोशिश की कि इट्स अ बायलैटरल ट्रिप। अब वहां पे अगर आपको एक लोअर लेवल का फॉरेन ऑफिस का बंदा रिसीव करता है तो अल्टीमेटली आपके स्टैचर तो टॉम वेस्ट और वेंडी शर्मा लेवल ही है आपका। चाइना भी तो उसी तरह ट्रीट कर रहा है आपको। रशिया आपको पता नहीं पूरे तरीके से उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया, लेकिन आप वहां पे जा रहे हैं। तो वो आपसे क्या, आपके साथ आप खुद जब आप चाइना में चले गए, जिस तरह के लोगों ने खान साहब को वहां रिसीव किया उसी तरह के लोग अमेरिका में आपको डील करेंगे। यहां पे एक वाशिंगटन डीसी में एक ग्रुप है जो खास कर ये चाहता है कि पाकिस्तान इन चीजों के जवाब दे, और उस ग्रुप के पीछे एक और दूसरा ग्रुप है जो कि इंतहाई खतरनाक ग्रुप मैं समझता हूं, जो पाकिस्तान उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता। वो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है। यहाँ पे सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन जो हैं वो इतना पावर में पेनिट्रेट कर चुके हैं कि आपकी सोचों से भी ज्यादा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस यहूदी लॉबी के बाद अगर वाशिंगटन डीसी में दूसरी लॉबी स्ट्रांग है तो वो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ, ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। अगर अमेरिका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो आपकी तरफ से पहली चीज ये आएगी कि हमें डॉलर दें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। भारत जो है वो कंप्लीटली अपने रास्ते का तयन कर चुका है कि मुस्तकबिल की जो डिवीजन ऑफ पावर है इंटरनेशनल, और जो नई जो अलाइनमेंट है उसमें वो कहाँ खड़ा होना चाहता है, और उसके लिए उसने ज़ाहिर है किसी तरह की कोई ऐसी जो है वो सिचुएशन नहीं शो की जिससे ये लगे कि उनको यकीन नहीं है कि हमने कहाँ खड़ा होना है। वो इस मामले में क्लियरली जो एक एंटाई चाइना वेस्टर्न ब्लॉक एक बन रहा है जिसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है बल्कि ओपन एजेंडा है। मसलन क्वाड है या जो साउथ इंडियन सी के अंदर जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन रहे हैं या इंटरनेशनली बन रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि वो कोई अपने आप को छुपा रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो बड़े क्लियरली कर रहे हैं कि हम चीन के खिलाफ
एक तरह का जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाकाबंदी का, वो इस्तेमाल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जाहिर है कि डेफिनेटली भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है और पूरे तरीके से अलाई के तौर पे खड़ा है। अब दूसरी तरफ रूस है, रूस के साथ भारत की एक हिस्ट्री है जो कि बहुत करीबी किस्म के ताल्लुकात की, और अमरीकियों ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम इंडिया की जो मदद है उसको किसी भी तरीके से सोवियत यूनियन या पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, बल्कि डायरेक्टली उनको मिलिट्री सपोर्ट जो है वो देते हैं। अगर वो आपके साथ कल्चरल रिलेशनशिप बनाना चाहें, वो आपके साथ ट्रेड करना चाहें या कोई और इस तरह के रिलेशनशिप बनाना चाहें, तो आप उन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप समझते ही नहीं है। आपकी नजर में रिलेशनशिप जो है दे आर बेस्ड ऑन डॉलर्स। ये एक तासर चेंज करना चाहिए और तभी होगा जब लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडर हों। आपके पास अभी तक तो सारे इंपॉर्टेंट आपके लीडर हैं, वो बाहर से जाते हैं, डॉलरों में तनख्वाह लेते हैं, वापस आ जाते हैं। एक तरफ आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और अमेरिका जो है वो इस चीज से बड़ा परेशान है कि जो इमरान खान साहब जो है वो रूस जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें रूस पे लगी हुई हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला कर रहा है। इधर मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर और पूरा अमेरिकी मीडिया सिर्फ रूस की कवरेज कर रहा है। आप समझते हैं तारड़ साहब इस वक्त ये रशिया जाना इल टाइम्ड डिसीजन है, इल टाइम्ड है, और इसका पाकिस्तान को बजाय इसके कि फायदा होने के नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे ताल्लुकात जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मुनासिब नहीं है, और दूसरा ये है कि रशिया जाने से कोई हमें उस तरह वो आपको पता है वो पैसे तो देते नहीं है जिस तरह वेस्टर्न ममालिक देते थे। तो ये खान साहब क्या अचीव करने जाएंगे वहां पे अगर हमें वेस्ट से कोई स्नब कर दिया गया तो? खान साहब वहां से सिर्फ पैसे लेने जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां रशिया से और काजाकिस्तान दोनों से पैसे ले रहा है। और खान साहब मेरे ख्याल में पैसे देने के लिए, मैं कहता हूं आपको बांग्लादेश बुलाए तो आप वहां भी चले जाएंगे, को रशिया जाना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करूंगा कि इल टाइमिंग है, टाइमिंग इज नॉट परफेक्ट। अर्दोगान साहब जो हैं, जो आपके बड़े दोस्त हैं, वो OIC के अंदर जो कश्मीर कमेटी है उसके हेड है, मगर कश्मीर का कोई जिक्र नहीं आया। इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर अब्दुल बासित साहब में थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। कश्मीर में जो है इनको नजर, भारत पे कोई प्रेशर नहीं है जी, ना मतलब इंटरनेशनल प्रेशर कोई बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि भारत एक ह्यूब्रिस्टिक पावर हो गई, एरोगेंट पावर हो गई, उनका ख्याल ये है कि वो जो कुछ करें, क्योंकि उनका इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ गया है, डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ गया है। मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, आपने क्या किया है? आपने फैसला किया है कश्मीरियों के लिए लड़ने का, आप लड़े हैं, आप लड़ते हैं, आप लड़ाई शुरू करते हैं, आप कश्मीर की आजादी के लिए एफर्ट करते हैं, आप जिहाद करते हैं। उसके बाद तुर्की या कोई इस्लामी मुल्क नहीं आता आपके लिए मदद के लिए, तो फिर आप शिकवा करते हैं, फिर आप नाराज होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अर्दोगान जो कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो एक ग्रुप है जिसमें तकरीबन 50 से ऊपर इस्लामिक कंट्रीज़ यहाँ पर शामिल है, या फिर जहाँ पर मेजोरिटी या फिर कहे कि बड़ी मात्रा में, सिर्फ मेजोरिटी नहीं बड़ी मात्रा में यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, वो जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इसके मेंबर होते हैं। और कश्मीर कमेटी जो है उसमें OIC में, क्योंकि पहले इंडिया इतना वीक हुआ करता था कि पूरी दुनिया के अंदर प्रोपोगेंडा एंटी कश्मीर या फिर कश्मीर को लेकर चलाया जाता था। अब अर्दोगान जो है वो कश्मीर कमेटी के यहाँ पर हेड है। अब उन्होंने यहाँ पर कश्मीर पर कोई ना कोई स्टेटमेंट तो ज़रूर देना था, लेकिन कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया नहीं। अब पाकिस्तान हमेशा यही वेट करता रहता है कि कोई ना कोई कंट्री यहाँ पर कश्मीर के मामले में उनको सपोर्ट कर जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी सपोर्ट उनको ना ही अर्दोगान की तरफ से, ना ही मलेशिया की तरफ से, ना ही सऊदी की तरफ से, ना ही UAE की तरफ से मिल रहा है। और उसका रीज़न क्या आ रहा है कि भाई इंडिया बहुत बड़ा हो चुका है, इंडिया एरोगेंट हो चुका है, पूरी दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ये सारी सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पर अब इंडिया को कोई छेड़ना नहीं चाहता। और बात बिल्कुल सच भी है कि पूरी दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अर्दोगान साहब जो हैं, जो आपके बड़े दोस्त हैं, वो OIC के अंदर जो कश्मीर कमेटी है उसके हेड है, मगर कश्मीर का कोई जिक्र नहीं आया इस कॉन्फ्रेंस में। फ़लस्तीन का जिक्र आया है। अब मुझे बताएं, अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ़लस्तीन का जिक्र आ रहा है मगर कश्मीर का जिक्र नहीं आ रहा। तो ये तो बहुत बड़ा स्नब है ना, इट्स अ वेरी बिग स्नब। और क्योंकि टर्की भी आपके लिए नहीं खड़ा हो सका इस मौजू के ऊपर,
तो एक तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ स्नॉब है कि कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई, फ़लस्तीन के ऊपर हो गई, या तो फ़लस्तीन के ऊपर भी ना करते, सिर्फ अफगानिस्तान की बात करते, मगर ऐसे नहीं हुआ। जब आप खुद नहीं उठ रहे और कोई दूसरा मुल्क किसी को असला दे और आपको हो के ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा है भाई? तुर्की ने कश्मीरियों से गद्दारी कर दी, तुर्की ने इंडिया से रिलेशंस बना लिए। मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, आपने क्या किया है? आपने फैसला किया है कश्मीरियों के लिए लड़ने का, आप लड़े हैं, आप लड़ते हैं, आप लड़ाई शुरू करते हैं, आप कश्मीर की आजादी के लिए एफर्ट करते हैं, आप जिहाद करते हैं। उसके बाद तुर्की या कोई इस्लामी मुल्क नहीं आता आपके लिए मदद के लिए, तो फिर आप शिकवा करते हैं, फिर आप नाराज होते हैं। लिहाजा जब आपने खुद ही चूड़ियां पहनी हुई हैं, जब आपको खुद ही कश्मीर के अंदर रहने वाले मुसलमानों का दर्द नजर नहीं आता, तो भारत तो जश्न मनाएगा। पाकिस्तानी मुफ्त में नाराज, पाकिस्तानी नाराज। अच्छा, तुर्की ने फिर कश्मीर से गद्दारी कर दी, कश्मीरियों से गद्दारी कर दी है। तुर्की ने इंडिया को ड्रोन दे रहा है। देखो, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, हर मुल्क की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, हर मुल्क की अपने उनकी कंडीशंस होती हैं, अपने लिहाज से उन्होंने चलना होता है। किसी ने पाकिस्तान से पूछ के अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी होती। मुल्कों के कई मुल्कों के साथ ताल्लुकात होती हैं, या ताल्लुकात ना भी हों, बिजनेस और बाकी चीजें जो हैं ये एक अलग डिबेट हुआ करती हैं। फिर जो गुस्सा कर रहे हैं लोग कि देखो तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने बेवफाई कर दी। ओ मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, आपने कश्मीर के लिए क्या कर लिया जो तुर्की पीछे रह गया है? आपने क्या किया है? आप लड़े हैं जो तुर्की आपकी मदद को नहीं आया? नहीं ले रहा है, मतलब डोजियर्स के बाद और जो करारदादें, मतलब एक उम्मीद है ना कि शायद ये बेहतर हो जाए, ये मसला हल हो जाए, लेकिन दुनिया तो देखते हुए अंधी बनी हुई है, सुनते हुए बहरी बनी हुई है, बोल सकते हैं लेकिन गूंगी बनी हुई है। और जो इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले बड़े अलमदार बने होते हैं, चैंपियन बने होते हैं, इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर, अब्दुल बासित साहब में थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। ये किस काम के लिए इन्होंने दफ्तर खोले हुए? कौन से इंसानी हकूक कश्मीर में जो है इनको नजर? भारत पे कोई प्रेशर नहीं है जी, ना मतलब इंटरनेशनल प्रेशर कोई बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि भारत एक ह्यूब्रिस्टिक पावर हो गई, एरोगेंट पावर हो गई, उनका ख्याल ये है कि वो जो कुछ करें, क्योंकि उनका इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ गया है, डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ गया है, तो वो जो कुछ और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वो मेथोडिकली चल रहे हैं। अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस जिस तरह वो कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो सीटों का मामला है वो बढ़ जाएगा, और फिर जो हिंदू वहाँ से जो डोमिसाइल उन्होंने 4 लाख के करीब, बल्कि 40 लाख के करीब इशू किए हैं, तो वो लोग वहाँ पे जब जाएंगे तो